नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 25 मई 2020 है, ज्येष्ठ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि तृतीया है और वार सोमवार है। विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है और सूर्य उत्तरायण के अंदर है। ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 1 है और सव्वाल माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। तृतीया तिथि रात्रि में 1:19 तक, उसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मृगशिरा प्रातः 6:10 तक, उसके उपरांत आद्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग घृति प्रातः 5:54 तक, उसके उपरांत शूल योग आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल दिन में 1:10 तक, उसके उपरांत गर करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:39 पर और सूर्यास्त 7:08 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य वृष राशि में जो शुक्र की राशि है, मंगल कुंभ राशि में जो कि शनि की राशि है, बुध मिथुन राशि में जो कि उसकी स्वयं राशि है, बृहस्पति मकर राशि में जो शनि की राशि है और उसकी नीच राशि भी है बृहस्पति की, शुक्र वृष राशि में जो उसकी स्वयं राशि है, शनि मकर राशि में जो उनकी स्वयं राशि है, राहु मिथुन राशि में जो उनकी उच्च राशि है लेकिन ये बुध की भी राशि है, केतु धनु राशि में जो उनकी उच्च राशि है लेकिन ये बृहस्पति की स्वयं राशि है, और चंद्रमा मिथुन राशि में जो बुध की स्वयं राशि है। इसके अंदर ये ग्रहों की स्थिति है। ग्रह योग की बात करें तो सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से लेकर के प्रातः 6:10 तक है। महाराणा प्रताप जयंती 9 तपा प्रारंभ, ईद उल फितर मीठी ईद आज ही के दिन है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:20 तक, शुभ का चौघड़िया 9:01 से 10:42 तक और चर का चौघड़िया 2:05 से 3:46 तक है। लाभ और अमृत का चौघड़िया 3:46 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। राहु काल में जो लोग शुभ कार्यों को नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो प्रातःकालीन सूर्योदय के दर्शन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज के दिन में मुख्य रूप से जो बात है वो ये है कि बुध, चंद्रमा और राहु ये तीनों ग्रह मिथुन राशि के अंदर है। इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हैं कि चंद्रमा जब राहु के साथ हो तो मन में बड़ी उद्विग्नता और तनाव की स्थिति को बनाता है। बुध भी वहीं हो तो ये तनाव और उद्विग्नता व्यवसाय के क्षेत्र में आ सकती है। यानी आपको अपने व्यवसाय को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के बड़ा चिंता या चिंतन आपका बड़ा ऐसा हो सकता है जो नकारात्मक ना हो जाए, इसका ख्याल रखना होगा। अपने घर परिवार में इस बात की बड़ी आपको तैयारी रखनी होगी। जो भी लोग आप जॉब के अंदर हैं और जो लोग नहीं हैं जॉब में या व्यवसाय में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं, वो उन लोगों की केयर करें जो लोग जॉब में या व्यवसाय के अंदर हैं और उनका ख्याल रखें, उन्हें सांत्वना दें कि ये दिन तो कोई खास बात नहीं है, सब चीज़ें ठीक होंगी। इस तरह से उनके मन को किसी न किसी प्रकार के दूसरे कार्यों में लगा करके और तनाव को उनके को कम करने की कोशिश करें। इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वोकल होते हैं जो अपनी बात कह देते हैं, मन के अंदर बहुत तनाव में बहुत सारी बातें कह रहे हैं, और जो लोग कहते नहीं हैं और चुप हैं उनकी ज़्यादा केयर की आवश्यकता है, उन्हें और ज़्यादा संभालने की आवश्यकता है। अगर कोई आपको जो अपनी जॉब जिनकी प्रॉब्लम में है या नहीं भी है और वो तनाव के अंदर अपनी जॉब को लेकर के हैं और अपने व्यवसाय को लेकर के जो लोग तनाव में हैं, उनको कोई समस्या आ रही है, उनसे बात करें। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है मित्रों, जब राहु चंद्रमा और बुध जब साथ हैं या बुध और राहु जब साथ होंगे तो व्यवसायगत तनाव चरम पर होगा। हम सब के आसपास के वो लोग जिनके जॉब प्रॉब्लम में है या नहीं है तो वो उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं लगातार। ऐसी स्थितियों पे सोच रहे हैं कि आज कल उसका चला गया, आज कहीं मेरी बारी तो नहीं, इस तरह की चिंतन अगर कहीं हो रहा है तो, या ऐसी स्थिति जिसके अंदर व्यवसायगत समस्याओं को लेकर के जो नई नई रोज आ रही हैं उनके बारे में, या जिनके शुरू ही नहीं हुए व्यवसाय, ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ सेगमेंट शुरू हो गए, कुछ सेगमेंट अभी शुरू होने, तो उनके व्यवसाय शुरू तो वो अपने बेहद चिंतित हो। तो आसपास के लोग, मित्रजन, परिवारजन
उन सबसे बातचीत करें। इसके अलावा जो लोग केयर कर रहे हैं, जैसे कि जो शासकीय स्थितियों के अंदर हो, राजनीतिक स्थिति के अंदर है, या योजना बनाने वाले, योजनाओं क्रियान्वयन करने वाले, उन लोगों पर बेहद जिम्मेदारी आ जाती है कि जब भी कोई तनावग्रस्त व्यक्ति उनके सामने आए तो अपने अधिकारों का प्रयोग उस पर बहुत क्रूरता से न करते हुए, बहुत तनावग्रस्त होते हुए नहीं करते, बहुत हम्बल तरीके से किया जाए। जब कभी भी ईश्वर आपको शक्ति देते हैं तो आप देखते हैं, वैसे भी IAS RAS के एग्जामिनेशन के अंदर बहुत मेंटल लेवल को बहुत परखा जाता है। इंटरव्यू होते ही इसलिए कि आपको ये शक्ति दी जाए तो क्या आप इसका गलत उपयोग तो नहीं करेंगे, आप मानवीय तरीके से उपयोग ही करेंगे, इसका ये परखा जाता है। तो यहाँ ये उसकी सर्वोच्च परीक्षा आप कह सकते हैं सभी लोगों की, कि आपके पास में अधिकार तो हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि कहीं ये अधिकार आप मानवीय तरीके से काम में ले रहे हैं, या जो एक जो लिखा है शब्दों के माध्यम से एज इट इज आप फॉलो कर रहे हैं। तो उनके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है। और ऐसे ही हर उस व्यक्ति पे जिम्मेदारी है जिसके आसपास कोई तनावग्रस्त व्यक्ति आके खड़ा हुआ है। और आप अगर खुद तनाव महसूस कर रहे हैं तो अपने तनाव को दूसरों को बताने में कोई हर्ज नहीं। आप बताएं कि आप तनावग्रस्त हैं, तभी लोग आपकी मदद कर पाएंगे। अपने मन में ज़्यादा तनाव को आने ना दें। स्थिति सामान्य होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ये तनाव जो आपको समस्या दे जाएगा उसका फिर कोई आप कई बार ऐसा होता है कि उस तनाव में आप जो कदम उठा लेंगे, जो कोई समस्याएं खड़ी कर लेंगे, उनको ठीक कैसे करेंगे, ये बड़ी एक नई चीज़ खड़ी हो जाएगी। तो तनाव में ज़्यादा, अगर जो लोग तनावग्रस्त हैं, ज़्यादा निर्णय ना लें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और सामूहिक तौर पर एक दूसरे की केयर करते हुए इससे बाहर आएँ, जब तक कि बुध और राहु साथ के अंदर। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं, रोज नित्य हम बात कर रहे हैं नवरत्नों के ज्योतिषीय प्रभावों की। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे लहसुनिया की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लहसुनिया रत्न का संबंध केतु से होता है। लहसुनिया को बहुत से नामों से पहचाना गया है, जैसे वैदुर्य, विडालाक्ष, लहसुनिया, कैटसाई आदि। केतु ग्रह प्रत्यक्ष ग्रह ना होकर के ज्योतिष में छाया ग्रह माना गया है। वास्तविकता में पृथ्वी की घूर्णन जो धुरी है वो है, इसलिए राहु और केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये जिस भाव, जिस राशि, नक्षत्र या ग्रह के साथ जुड़ जाता है उसके अनुसार ही अपना फल देने लगते हैं। कुछ ज्योतिषीय शनि की तरह इसे मानते हैं, जबकि कुछ के अनुसार केतु को बृहस्पति ग्रह की तरह माना जाता है। जो लहसुनिया काली और श्वेत आबालिए हो, स्वच्छ हो, बीच में शुभ और सफ़ेद बादल लहराते हुए जिसमें दिखाई दें, श्वेत रेखाएं हों, यज्ञोपवित्र की तरह धारियां हों, ये सफ़ेद धारी जितनी चमकदार और सीधी हो, लहसुनिया उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। कभी कभी लहसुनियों पर धारियां न होकर के प्रकाश सा होता है, जिसमें भोर जैसी छाया दिखाई दे, जिसे बिल्ली जैसी आंख की छवि दिखाई दे, चिकना, चमकदार, अधिक वजनी हो, इसे उत्तम और शुभ लहसुनिया माना जाता है। यदि लहसुनिया में चमक ना हो, खड्डा या छेद हो, खंडित हो, या इससे अधिक धारियों वाला हो, 4 से अधिक धारियां हो, जिसमें सफ़ेद छींटे हों, जाला हो, शहद के समान छींटे हों, धब्बा युक्त हो, ऐसे को दोषयुक्त लहसुनिया कहते हैं। और इसको पहनने से आपको इसके विपरीत जो प्रभाव है वो भी प्राप्त हो सकते हैं। जब भी बने बनाए काम में अड़चन हो और लगातार रोग ग्रसित हो, बहुत तनाव रहता हो, कार्य और व्यवसाय में लगातार हानि हो रही हो, चोट या दुर्घटना का भय बना हो, उन्नति के सभी मार्ग बंद हो रहे हो, बुरे सपने आते हो और अन्य किसी प्रकार के भय से ग्रसित रहते हो, और शत्रु आपको बहुत ही परेशान कर रहा हो, बहुत योजना चक्रव्यूह में आपको फंसा रखा हो, तो समझें ये सब केतु के कारण हो रहा है। जन्म कुंडली में केतु द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, नवम या दशम भाव में स्थित हो तो लहसुनिया पहनना जातक के लिए लाभदायक होता है। अगर केतु कुंडली में किसी शुभ भाव में मंगल, बृहस्पति या शुक्र के साथ स्थित हो, अगर कुंडली में केतु शुभ भावों का अधिपति होकर के उस भाव के 6ठे या 8वें स्थान पर स्थित हो तो लहसुनिया पहनना लाभदायक हो सकता है। अगर कुंडली में केतु पंचमेश या भाग्येश के साथ स्थित हो तो लहसुनिया धारण करना लाभकारी होता है। अगर केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और लहसुनिया धारण करना अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी हो सकता है। केतु एक छाया ग्रह
उसकी अपनी कोई राशि नहीं है। इसलिए जब केतु लग्न, त्रिकोण या तृतीय, षष्ठ या एकादश भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा में लहसुनिया धारण करने से लाभ होता है। यदि जन्म कुंडली में केतु द्वितीय, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो तो इसे नहीं धारण करना चाहिए। यह वृषभ, तुला, मकर, मिथुन और कुंभ राशि वालों के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकता है। लहसुनिया के साथ माणिक्य, मूंगा, मोती और पुखराज नहीं पहनना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना अभिमंत्रित के लहसुनिया धारण करने से इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए इसे धारण करने से पहले कुछ दिन केतु ग्रह की पूजा करते हुए लहसुनिया को मंत्रोच्चार विधिवत अभिमंत्रित करके और इसके बाद इसे धारण करें। इस रत्न को गुरुवार और शनिवार को धारण आप कर सकते हैं। लहसुनिया चांदी के अंगूठे बनवाकर मध्यमा यानी सबसे बड़ी उंगली में धारण आप करते हैं तो आपको लाभकारी रहता है। केतु ग्रह जो है वो काल्पनिकता भी देता है आपको, यानी आपके जहाँ कहीं भी केतु अगर चंद्रमा के साथ है, मंगल के साथ है तो आपको आपके शत्रुओं के प्रति ज़्यादा काल्पनिक बना देता है। चंद्रमा के साथ है तो आपके मन में विभिन्न प्रकार की नकारात्मक आपको कल्पनाएं आ सकती हैं। ऐसी सभी स्थिति में जहाँ पर ये चंद्रमा के साथ है या मंगल के साथ है तो आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा कोई योजना बना रहे हैं और इनके पूर्वाभास भी आपको मिल सकते हैं। तो केतु के साथ में जब कोई अन्य ग्रह हो, जैसे बृहस्पति के साथ अगर केतु है तो ये आपको बहुत ही इंटेलिजेंट बनाता है, आपको गुप्त रूप से जो ज्ञान है वो प्राप्त करने में मदद करता है। ऐसी योजनाएं टेक्नोलॉजी के लिए अगर शनि के साथ केतु है तो आपको टेक्नोलॉजी में इतनी महारत देता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और साथ ही साथ अगर केतु कहीं शनि के साथ हो तो आप अपने आध्यात्म के जो छिपे हुए ज्ञान है इसको ढूंढने में जो केतु की आप स्थिति है उसको आप देखें कुंडलियों के अंदर, अगर अच्छे स्थानों के अंदर है तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपको प्रदान कर सकता है। तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसकी ताकत को बढ़ा देता है, एक छिपी हुई ताकत बाहर निकालता है उस ग्रह की। तो इन सब चीज़ों के अंदर जब हम लहसुनिया का प्रयोग करते हैं, लहसुनिया रत्न का जो हम पहनते हैं, जब कैटसाई हम पहनते हैं तो ये आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये रत्न जो हमने आपको बताया कि यहाँ इसको पहन सकते हैं, ये पहनते समय इन बातों का बहुत ख्याल, इस रत्न को स्पेशली ख्याल रखने की आवश्यकता है कि ये कहीं ऐसे ग्रह या ऐसी स्थिति में तो नहीं है जहाँ से ये कोई आपको नकारात्मक प्रभाव बढ़ा दे, यानी कोई ऐसी स्थिति जिसके अंदर आपको पहले से ही उसके आप बहुत ज़्यादा ऐसे प्रभाव ले रहे हो जो आपको तनावग्रस्त कर रहे हो या आपकी योग्यता को बढ़ा रहे हो या आपकी हर तरह की मदद ये पहले से ही कर रहा हो, तो उस स्थिति में आपको लहसुनिया धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए आप लहसुनिया तब भी धारण कर सकते हैं जब आपको ऐसा लग रहा हो कि शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर लिया, आपके विरुद्ध बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बहुत सारे लोग आपके विरुद्ध कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो आपको लहसुनिया कुछ दिन के लिए हर स्थिति के अंदर पहन लेने में कोई बुराई नहीं है। कोई सी भी जगह बैठा हो, किसी भी ग्रह के साथ बैठा हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आपके चारों तरफ बहुत ज़्यादा परेशानी आपको आ रही है, उससे निकलने के लिए आपको रास्ते नहीं सूझ रहे, तो आप लहसुनिया पहन करके कुछ ही दिनों में उस स्थिति से बाहर आ सकते हैं, यह आपकी मदद कर सकता है। ऐसी योजनाएं बनाने में ऐसे आपको रास्ते सुझा सकता है जो आपने पहले कभी आपको लगता होगा कि आप इस तरह के इस तरह से आप नहीं आगे बढ़ सकते या आपको नहीं आता, उस तरह की योग्यता आपकी नहीं है, तो उस तरह की योग्यता आपको लहसुनिया बहुत सहज तरीके से प्रदान करता है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी लाता है आपके व्यक्तित्व में। आप चीज़ों को कितने भी कठोर व्यक्तित्व आपका, लेकिन अगर आपने लहसुनिया पहना है तो आप देखेंगे आपकी भाषा, आपके शब्द, आपके कार्य, आपका आचरण इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा कि आप चीज़ों के अंदर से आप आसानी से समस्याओं में से बाहर आ सकेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य। आइए भाग्य में बात करते हैं सितारों की। आज हमारे पास इस क्रम में कुंडली है चेतेश्वर पुजारा की। चेतेश्वर अरविंद पुजारा भारतीय टेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। पुजारा एक दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो घरेलू क्रिकेट में सौराष्ट्र और इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ओर से
खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2010 की घरेलू श्रृंखला के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में पदार्पण किया था। चित्रेश पुजारा भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के मध्यम क्रम के बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते रहे। इनका जन्म 25 जनवरी 1988 को राजकोट, गुजरात में हुआ। आइए इनकी उपलब्ध कुंडली के आधार पर इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इनकी मेष लग्न की कुंडली है। मित्रों, मेष लग्न की कुंडली बहुत जुझारू व्यक्तित्व की कुंडली होती है। वो हर बार कम बैक करते हैं, चीज़ों को समझने की में अपनी पूरी क्षमता लगाते हैं, दक्षता लगाते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं और अपने आप को वापस से स्थापित करने का अलग अलग तरीकों से कोशिश करते हैं। यहाँ चंद्रमा लग्न के अंदर होने ने इनको थोड़ा भावनात्मक रूप से एक बहुत ही सेंसिटिव पर्सन बनाया, यानी इमोशंस इनके ऊपर बहुत कभी हावी हो जाते हैं तो इनकी चीज़ें उतनी बेहतर नहीं रह पाती या बहुत बेहतर हो जाती हैं। यानी इमोशंस, जो इमोशनल लोग होते हैं वो या तो अपनी भावनात्मक प्रतिबद्धता से या भावनात्मक ऊंचाई से या तो बहुत ऊंचाई पा लेते हैं, बहुत दक्षता पा लेते हैं, या फिर उस दिन तो कह सकते हैं कि ये एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर इनको देखा जा सकता है कि अगर इनका दिन है तो ये बहुत बेहतर है और अगर इनका दिन नहीं है तो उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी का अभाव जिन लोगों में अगर आप देखें तो वो लोग हैं जो जिनके चंद्रमा लग्न के अंदर होता है। लग्न के अंदर चंद्रमा लगातार श्रम को या लगातार जो सफलता है उसको रोकता है कहीं ना कहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम यहाँ देखते हैं अच्छी सारी शानदार कुंडलियों के अंदर, वो है सूर्य का दसम स्थान में होना। और यही यहाँ भी वही स्थिति है। दसम स्थान का सूर्य मित्रों एक न पराजित होने वाले योद्धा की कहानी है। उसको कोई भी टास्क दीजिए, वो हर काम को बड़ी निपुणता से करने के लिए प्रतिबद्ध होता है और लक्ष्य जब उसके सामने हो तो उसको उस पर पूरी पकड़ बनाना या उसको पाने के लिए पूरी तरह लालायित व्यक्ति के तौर पर आप उनको देख सकते हैं। इनकी कुंडली के अंदर भी ये योग विद्यमान है। तो जो भी खिलाड़ी, जो भी ऐसे बच्चे जो क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, आज बहुत बड़ा खेल का एक जगत सामने है मित्रों। अपने बच्चों को अगर आप खेल के क्षेत्र में, जो कि भारत में अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है लेकिन बहुत बड़ा होने की संभावना युक्त है, तो खिलाड़ियों की कुंडली से हम अपने बच्चों के कुंडलियों में वो योग देख सकते हैं, पहचान सकते हैं उन्हें कि ये पढ़ाई में अगर बहुत बेहतर, बहुत ऊंचाई, और पढ़ाई में अच्छा कर भी रहे हो तो भी अगर उससे बेहतर योग उनकी खेल ने किया, इस तरह की कुंडलियां हैं जो इतनी ऊंचाई पा सकती हैं, तो उनको हमें समर्थन और सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ इस क्रम में अगर सबसे महत्वपूर्ण बात हम देखें तो सूर्य का दसम स्थान में होना, यानी अपनी पूरी शक्ति लगा के अपने कार्य को करना। चंद्रमा का लग्न में होना थोड़ा एक ये होता है कि भावनात्मक चीज़ों से चीज़ें ड्राइव होती हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है शनि का धनु राशि में होना। शनि धनु राशि में होते हैं तो व्यक्ति अपनी कार्य क्षमताओं को स्थिरता देते हैं, यानी लगन उनके अंदर बहुत ऊंचे दर्जे की होती है, सीखने की क्षमता बहुत ऊंचे दर्जे की होती है। और शनि और मंगल जैसा कि इस कुंडली के अंदर बहुत करीब करीब है, मंगल स्वराशि स्थित है और शनि धनु राशि के अंदर बिल्कुल 30 डिग्री 40 डिग्री के अंदर ये दोनों ग्रह बैठे हैं। तो इसके मायने क्या है कि जैसा कि हम कहते रहे कि मंगल और शनि दोनों अगर कुंडली के अंदर बहुत आसपास हैं या एक ही घर के अंदर हैं तो, और कोई ग्रह और दूसरा इनको रोक नहीं रहा है, तो बहुत बेहतर इस मायने में हो जाते हैं कि वो अपनी चीज़ को पाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। तो 8वें घर के अंदर जब कोई इस तरह का ग्रह हो, जो क्रूर ग्रह अगर 8वें घर के अंदर, तो उस व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य और चोट संबंधी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ हम इस कुंडली में बात देख रहे हैं कि अष्टम स्थान के अंदर मंगल है और 12वें घर के अंदर, स्वास्थ्य घर के अंदर राहु है। तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या चोट संबंधी समस्याओं को दर्शाता है। तो इन्हें इस तरह की समस्याएं भी रहने के कारण की फिटनेस को लेकर के कभी थोड़ा इनको प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता था, जो उन्होंने अपने जीवन में झेला है। और जब कभी भी आप अपन नए आने वाले खिलाड़ियों की बात कर रहे हो तो हम देख सकते हैं कि ऐसे जब कुंडलियां हो तो उन्हें अपने खेल या अपनी शारीरिक दक्षता में इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है कि कितना बढ़िया वो इस बात का ख्याल रखेंगे उन्हें चोट कम से कम लगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो खिलाड़ियों के जीवन में तो थोड़ी कम देखने को मिलती है या आजकल तो देखने को मिल रही है, वो है उनके छठे यानी विरोधियों का उनके प्रति योजनाएं बनाना। इस कुंडली के अंदर ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों। ये इसलिए हमने इस कुंडली को आपके सामने रखा कि खिलाड़ी होने के बावजूद भी आपको ये बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कहीं आपके विरोधी या आपके कॉम्पिटिटर्स आपके लिए कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ केतु जो है वो छठे स्थान में होने ने
उनके प्रतिद्वंदियों को केवल उनके लिए प्लानिंग करके उनके खेल को कैसे उनको डिस्टर्ब किया जाए, कैसे उनकी कमजोरियों को पकड़ा जाए और कैसे उनको बहुत बेहद सफल होने से रोका जाए, इस पर बाकायदा मशक्कत लोगों ने की। और इसका प्रभाव उनके जीवन के अंदर दिखाई देता है कि वो बहुत सर्वश्रेष्ठ होने की क्षमता के बावजूद उनके विरोधियों ने इतनी अच्छी योजनाएं बनाई कि उनको चीज़ों से उनको प्लान किया गया। तो हालांकि हर खेल के अंदर प्रतिद्वंदी आज दूसरों की वीडियोस देख करके, दूसरों के दक्षताओं को देख करके कैसे उन पर पार पाया जा सकता है, हर जगह कोशिश हो रही है, लेकिन किसी किसी के जीवन में कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो ये आप जब देखें कि छठे स्थान के अंदर अगर कोई इस तरह का ग्रह है तो आप मान लें कि आपके लिए ये कुछ ज़्यादा होने वाला है, तो आपको उससे भी बेहतर प्लानिंग आपको करनी होगी अपने जीवन के अंदर। और अगर यहाँ पर राहु या मंगल, शनि ये छठे ग्रह के अंदर है तो आप समझ के चले कि आपका प्रतिद्वंदी कितनी भी कोशिश करे आपसे बेहतर योजना नहीं बना पाएगा। तो यहाँ कमज़ोर ग्रह जब होते हैं तो आपको प्लान कर सकते हैं लोग। अगर यहाँ ताकतवर ग्रह होते हैं तो आप लोगों को प्लान कर सकते हैं। तो ये छठे ग्रह को खिलाड़ियों की कुंडली के अंदर बहुत महत्वपूर्ण ढंग से देखे जाने की आवश्यकता रहती है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए